ठीक है जी। जो पहला हमारा आर्टिकल है, टॉपिक है, दैट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ पे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो इकोनॉमी के ऊपर अक्सर रिपोर्ट्स को निकालती है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया की जो वर्क फोर्स है, मतलब इंडिया की जो लेबर क्लास है या इंडिया में जो लोग नौकरियां करते हैं, वो एजिंग हो रही है, उनकी एज्ड ज्यादा है उसमें एज कंपेयर टू यंगस्टर्स। एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। यंगस्टर का मतलब क्या होता है कि 15 साल से लेके 25 या 30 साल तक के जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, आप बोल सकते हो, जो वर्क फोर्स होती है, तो उनकी गिनती यहाँ पे कम है। और 45 साल से ऊपर वालों की गिनती क्या है, बढ़ रही है। अब इससे देखो, ये टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन चाहे दुनिया से सबसे ज्यादा है, 142 करोड़ के करीब हम पहुंच चुके हैं, और हम ये भी बोलते हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें यंगस्टर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एज्ड। लेकिन जब वर्क फोर्स की बात आती है, जब लेबर क्लास की बात आती है, एम्प्लॉयज की बात आती है, तो वहां पे यंगस्टर्स ज्यादा नहीं। उसका क्या कारण है? काफी सारे कारण है। तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या क्या कारण लगता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में यंगस्टर्स आर मोर देन द एज्ड पॉपुलेशन, बट इन द वर्कफोर्स यंगस्टर्स आर लेस देन द एज्ड पॉपुलेशन? कारण बताओ। एक तो स्किल की कमी है कि यंगस्टर्स तो हैं लेकिन स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। नंबर टू, क्या? ठीक है, ये भी समझ सकते हो कि जो लो क्लास की जॉब्स हैं या कम इनकम वाली जो जॉब्स हैं उसको प्रेफर नहीं करते हैं, और क्या करना प्रेफर करते हैं, फिर वेले रहना। ओके। और जो एज्ड होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो जॉब मिलने के चांसेस आर मोर। और और आपने एक चीज को नोट किया है, आजकल लोग बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। पहले लोग हायर एजुकेशन में कोई 100 के पीछे 10 बंदे होते जो हायर एजुकेशन में जाते थे, आजकल हर दूसरा बंदा हायर एजुकेशन में है। जिसको कुछ नहीं आता जाता ना, वो भी बोलेगा मैंने पीएचडी करनी है, मैंने रिसर्च करनी है। आजकल लोग क्या है, एक डिग्री, दूसरी डिग्री, एक मास्टर्स, दूसरी मास्टर्स, इसमें उलझे हुए हैं। तीसरी चीज, तुम्हारे जैसे बच्चे पढ़ने के बाद कोचिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई कई साल तक कंपटीशन एग्जाम्स के चक्कर में फंसे रहते हैं, तब तक कोई जॉब नहीं करते हैं। कुछ होते हैं कि जॉब साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं, कुछ होते हैं जो जॉब स्टार्ट नहीं करते हैं, और यही करते करते आप 25 से ऊपर, 30 से ऊपर हो जाओगे। आपको कई ऐसे पर्सन देखने को मिल जाएंगे सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, कि 30 से ऊपर हो चुके हैं, कि चलो अगर सेंटर वाले नहीं सिविल सर्विसेज तो स्टेट वाले ही सही, वहां पे तो 37 साल की एज होती है, मैक्सिमम एज जो होती है, उसी में लगे हुए हैं। कोई जॉब करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो रिसर्च में इन्वॉल्व हो गया बंदा, हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हो गया, ऑटोमेटिकली 25 साल से ऊपर तो आप आराम से चले जाओगे, और अगर रिसर्च में हो तो 30 से ऊपर चले जाते हो। मतलब ये भी कुछ कारण है कि हायर एजुकेशन बढ़ना और हमारे यंगस्टर्स का, आप बोल सकते हो, अनएम्प्लॉयड होना। एक इसमें ये कारण भी है, जब एक बंदा बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, जैसे इसने बोला कि लो क्लास की जॉब प्रेफर नहीं करते। कौन नहीं प्रेफर करते? खास तौर पे वो नहीं करते जो बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं। जिन्होंने हायर एजुकेशन अटेन कर ली, फिर वो +2 वाली जॉब नहीं कर पाएंगे या लेबर वाली जॉब नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, गरीब परिवार से हो, मीडियोकर से हो, अमीर से हो, किसी भी परिवार से हो। एक कारण और भी तो है, तुम लोग बोलते नहीं हो, इतने लोग यहाँ से बाहर भाग रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ इंडियंस प्रेजेंटली इंडिया से बाहर रह रहे हैं। कारण क्या है? वहां पे जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे एक अच्छी क्वालिटी की जॉब, अच्छी पे जो आपको प्रोवाइड करे वो जॉब, और रहने के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बाहर की कंट्रीज में ज्यादा बेहतर लगता है उनको। तो कारण बहुत सारे हैं जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है उस चीज को देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखो, मीनिंग ऑफ द इंडियाज वर्क फोर्स इज एजिंग। इसका मतलब क्या है? as aging workforce basically means that if one looks at all the employed people in India,
the share of young people is going down while the share of those closer to 60 year of age is going up. तो एजिंग का सिंपल ही मतलब है वर्क फोर्स की एजिंग की हम बात करते हैं, ये चीज आपने याद रखना है। हमारी पॉपुलेशन में एजिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हमारी अगर पॉपुलेशन की बात करें जो 142 सीआर हम बोलते हैं कितनी हमारी पॉपुलेशन है, इसमें एजिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम कहां पे है? वो चाइना में है, वो जापान में है। मैंने आपको बताया भी क्योंकि इस चीज को हमने डिस्कस किया था कि जापान चाइना में क्या है, उनकी जो एज्ड पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है। तो इंडिया में ये एजिंग वाली पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वर्क फोर्स में एजिंग की प्रॉब्लम है। वर्क फोर्स में एजिंग की प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जो यंग लोग हैं उनकी गिनती कम होती जा रही है और जो ओल्ड लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। वर्क फोर्स, सिंपल, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ एजिंग ऑफ द वर्क फोर्स। दोनों में डिफरेंस है, तो आपने इस चीज को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, की फाइंडिंग्स क्या क्या है रिपोर्ट की। नंबर 1 तो उन्होंने यही बताया कि वर्क फोर्स एजिंग ट्रेंड हमारे देश में चल रहा है कि ज्यादातर ओल्डर जो लोग हैं जो 60 के क्लोज है, या फिर ये लगा लो कि 45 इयर्स ऑफ एज से ऊपर वाले ज्यादा हमें वर्क फोर्स में देखने को मिल रहे हैं। देन यूथ प्रोपोर्शन इज डिक्लाइनिंग, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप रिमेंबर कर सको इस चीज को पेपर में। तो द शेयर ऑफ यूथ दैट इज 15 से लेके 29 साल, कहीं पे 15 से 25 बोला जाएगा। जब वर्क फोर्स की बात होती है ना तो वहां पे 30 तक लगा लेते हैं कि 15 से 30 तक जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि वो यंग वर्क फोर्स है, सिंपल। वैसे भी हमारे यहाँ पे 18 साल तक तो अलाउड ही नहीं है, उसके बाद 18 से 30 लगा लो, वो कुछ साल है जब आप बोलोगे कि ये हमारी यंग वर्क फोर्स है। अगर 30 से ऊपर हो तो आप यंग में नहीं आओगे, आप ओल्ड में भी नहीं आओगे, बीच वाले क्राइटेरिया में आप फिट हो जाओगे, राइट? तो यहाँ पे देखो जो हमारी यूथ है उसमें वर्क फोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन डिक्रीज हुई है 2016 में। जो हमारी टोटल वर्क फोर्स थी, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज थे, जितने भी हमारे पास लेबर क्लास थी, उसमें 25% यंगस्टर्स हुआ करते थे। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो वो 25% से कम होके कितना हो गया है? 17%। तो मतलब 2016 से 2022 का जब हम डाटा देखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्या सजेशंस वहां पे देने चाहोगे। तो यहाँ पे हमारे पास 25% जो हमारा वर्क फोर्स था उसमें यंग लोग हुआ करते थे। आज कितने हैं आपके पास? ओनली 17%। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है ये। एकदम से आप बोल सकते हो पिछले कुछ सालों में, कितने साल है ये ध्यान से देखो, 10 साल भी नहीं अगर देखा जाए तो 6-7 सालों में क्या है, इतना ज्यादा परसेंटाइल का डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको टैकल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? नेक्स्ट देखो, ओल्डर एज ग्रुप प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग। ओल्डर एज की जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। ओल्डर एज मतलब 45 से जो ऊपर एज वाले हैं, पहले उनका क्या था? 37% और अब कितना है? 49%। दिस इज फॉर द यंगर पॉपुलेशन, दिस इज फॉर द ओल्डर पॉपुलेशन। तो यंगर वालों का परसेंटाइल कम हो रहा है एंड ओल्डर वालों का परसेंटाइल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो आज के टाइम पे टोटल वर्क फोर्स में 17% यंग है, 49% आपके पास ओल्ड है, बाकी बची हुई क्या है? जो मिडिल एज वाली पॉपुलेशन। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। एक कारण नहीं है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। क्योंकि इतना बड़ा चेंज अगर हम बात करें ये ऐसे नहीं आ जाता है, बहुत सारे कारण इसके पीछे रहेंगे, राइट? तो इस डाटा को आपने याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा स्किल के बारे में, जब आपसे पूछा जाएगा पॉपुलेशन डिविडेंड के बारे में कि पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन स्टिल हमें क्या कुछ करने की जरूरत है, वहां पे डाटा मेंशन करो कि यंग की पॉपुलेशन, हमारी टोटल पॉपुलेशन में यंगस्टर्स आर मोर देन 60%, बट इन द वर्कफोर्स यंगस्टर्स आर ओनली 17%। यंगस्टर्स आर ओनली 17%। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है।
इसी को सॉल्व करने की हमें जरूरत है, ठीक है, तभी हम हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसका फायदा उठा पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में। देन ओवरऑल अगर हम बात करें, द ओवरऑल काउंट ऑफ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 41 करोड़ टू 40 करोड़। अच्छा, एक चीज ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि पहले हमारे पास टोटल 41 करोड़ जो पॉपुलेशन थी, दोज वर एम्प्लॉयड 2016 में अगर हम देखते हैं तो, और आज हमें क्या देखने को मिलता है कि टोटल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इज ओनली 40 करोड़। तो मतलब क्या है, 1 करोड़ का डिक्रीज हमें देखने को मिला है एम्प्लॉयड में। मतलब क्या है, लोग जॉब करना प्रेफर नहीं कर रहे। इंडिया में जॉब करने वालों का, वर्क फोर्स का पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये भी तो हो सकता है कि जनता को मौके नहीं मिल पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई। हालांकि सरकार बोलती है हमने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया होता और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे मौके दिए होते, तो ये मुझे बताओ कि ये डिक्रीज कैसे हो गया। 2016 में 41 करोड़ लोग काम कर रहे थे और 2023 आते आते 40 करोड़ रह गए। 1 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगी। मतलब क्या हुआ कि जनता रिटायर तो हुई, नई जनता भर्ती नहीं हुई। यही होगा इसका मतलब, जनता रिटायर हुई, नई जनता भर्ती नहीं हो रही है। हम बोलते हैं ना, अक्सर शोर मचाते हैं कि जितने स्कूल्स हैं इसमें इतनी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, स्कूल्स में आपको ऐसे स्कूल्स मिल जाएंगे कि 100 बच्चे हैं, मोर देन 70 बच्चे हैं, एक टीचर है सिर्फ। हालांकि टीचर वहां पे कम से कम 4 से 5 होने चाहिए। ये हमेशा मुद्दा उठाया जाता है, भर्तियां नहीं हो रही है, सरकार भर्तियां नहीं कर रही। तो उसका कारण क्या हमें देखने को मिला कि यहाँ पे आपका उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि टोटल जो पॉपुलेशन वर्किंग थी उसका भी नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। आप पूछ क्या बोल रहे थे? हम वर्क फोर्स की जब हम बात करते हैं ना, उसमें सारे आते हैं। वर्क फोर्स की जब बात की जाती है उसमें सारे आते हैं। आप प्राइवेट काम कर रहे हो, आप सरकारी काम कर रहे हो, सारे आते हैं। राइट, अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है। अगर बहुत ज्यादा नए बिजनेस स्टार्ट हमारे देश में हुए हैं तो मतलब वर्क फोर्स में तो आपका फिर इंक्रीज होना चाहिए था। वर्क फोर्स मैंने कब बोल दिया पब्लिक वर्क फोर्स? मैंने ऐसा कुछ बोला कि सरकारी सिर्फ एम्प्लॉयज की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वर्क फोर्स की। वर्क फोर्स में हर एक बंदा आएगा, हर एक बंदा जो काम कर रहा है। हाँ, जो नहीं कर रहा है वो नहीं आएगा, इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्रीज हुआ है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले 29% था, अब कितना हो गया है? 19%। तो मतलब क्या है? इंडिकेटिंग डिक्लाइन इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस एज ग्रुप। तो अगर हम बात करें, पहले 29% आपका एम्प्लॉयमेंट रेट था, 29%, और अब कितना हो गया है? 19%। खास तौर पे किसकी बात कर रहे हैं हम? यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स का पहले एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब नौकरियां मिलने के चांसेस इतने थे, अब अप्रोक्सीमेटली 10% से कम हो गए हैं। तो मतलब नौकरियों के मौके नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं है, गड़बड़ सरकार की पॉलिसीज में भी, मिस मैनेजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, एजुकेशनल अटेनमेंट इंपैक्ट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू राइज विद हायर एजुकेशनल अटेनमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ट्रेंड। तो जैसे जैसे जो आपका यूथ है उसके एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये है कि आपका जो यूथ है उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन को अटेन किया, एजुकेशन का रेट तो बढ़ता जा रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है? कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आपका यूथ इतना वेल क्वालिफाइड हो गया है कि आपके पास उतनी वेल क्वालिफाइड जॉब्स नहीं है और वो लोअर क्लास की जॉब्स करना नहीं चाहते हैं, या फिर ये है कि आपका यूथ कहने को हायर एजुकेशन तो अटेन कर रहा है बट वो स्किल नहीं अटेन कर रहा। और हमारे देश में ज्यादा प्रॉब्लम ये है।
लोग मास्टर्स कर लेते हैं किसी किसी सब्जेक्ट में, ये पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने लगा है अभी, इसको 2 साल के बाद देख लेना, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये लगेगा ही नहीं कि इसने मास्टर की है। और ये हर एक के साथ है, ये हर एक के साथ ये सीन है कि लोग मास्टर्स कर लेते हैं। मास्टर करने का मतलब क्या है, आप अपने सब्जेक्ट में 101% हो चुके हो, जो कि बच्चे होते नहीं, समझे, जो कि होते नहीं है। उनको एक एक्सपेरिमेंट है, ये साइंस वाले बच्चे एमएससी करके घूम रहे होते हैं, इनको एक टेस्ट ट्यूब पकड़ा दो, वो नहीं पकड़ी जाती उनसे कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। दैट इज द लैकिंग ऑफ द स्किल, स्किल की गड़बड़ है यहाँ पे। और हमारे देश में यही मेजर मुद्दा है कि जनता एजुकेशनल तो हो रही है लेकिन स्किलफुल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या है, एजुकेशन रेट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट यूथ का कम होता जा रहा है। इसमें एक चीज ये भी होगी कि पहले जो लोग जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते थे, अब वो लंबे समय के लिए एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यूथ में काउंट नहीं होंगे। जैसे मेजॉरिटी लोगों को देखना, जैसे मेरा क्या था, मुझे तो शुरू से ये था कि मुझे 22 की एज में काम स्टार्ट करना है, कुछ मर्जी हो जाए, जैसे तैसे मर्जी, और मैंने स्टार्ट भी कर लिया था 22 की एज में टीचिंग। कई बच्चों को अगर देखोगे, जैसे मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है, वो 31 साल की है, अभी तक वो कोई जॉब नहीं कर रही, कारण वो पीएचडी कर रही है, जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मास्टर्स करनी है जी, हमने हमने डबल मास्टर्स करनी है जी, हमने पीएचडी करनी है, इसमें इंटरेस्ट है। और ये प्रॉब्लम रिसेंट ईयर्स में देखने को मिली, खास तौर पे गर्ल्स में, कि हायर एजुकेशन में गर्ल्स का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। और गर्ल्स का रेट अगर आप देखोगे, यंगस्टर की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें कम हो जाता है, क्योंकि वो एजुकेशन में इन्वॉल्व है। 30 के बाद जाके जॉब स्टार्ट करोगे तो आप यंग वर्क फोर्स में काउंट नहीं होगे, तभी यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, contradiction with the demographic advantage, India's aging workforce contradict the perception of having youthful population। अब देखो ये बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ तो बोलते हो कि इंडिया में मोर देन 60% यंग पॉपुलेशन है, और दूसरी तरफ आपकी वर्क फोर्स में सिर्फ 17% है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट ने भी बताई है ये चीज। और ये आपने मेंशन करना है, 17% याद रखना, 49% ओल्ड एज का याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रीजंस क्या बताए गए हैं, नंबर 1 रीजन देखो, द फिनोमिनन इज पार्शियली एट्रीब्यूटेड टू द राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पर्टिकुलरली अमंग द वुमेन। India's female labor force participation rate is 32.8%, is notably low globally। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूथ जो है, जो यंगस्टर्स है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, कम यंगस्टर्स आपको एम्प्लॉयड मिलेंगे। दूसरी चीज, जब यंगस्टर्स में भी हम अंदर घुस के देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि मेल यंगस्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू फीमेल। तो यहाँ पे लेबर पार्टिसिपेशन में फीमेल की पार्टिसिपेशन कम है। लेबर पार्टिसिपेशन मतलब क्या है, जो टोटल आपके पास वर्क फोर्स है उसमें कितने मेल है कितनी फीमेल। अगर हम उसमें बात करें, ओनली 32.8% फीमेल है, तो बाकी बचे हुए जो मोर देन 60% वो क्या है, दोज आर मेल, दोज आर मेल। अगर 32.8% यहाँ पे आपके पास फीमेल है, तो आपके पास कितने बचे मेल पॉपुलेशन है, 48 मेल पॉपुलेशन। 32.8% टोटल यंगस्टर में जो लेबर फोर्स है उसमें क्या है, फीमेल्स है। पीछे आपके पास मेल कितने बचे, 32 प्लस 47 100% बन जाएगा, उल्लू राम 67.2%। तो मतलब क्या है, 67% आपके क्या है, मेल लेबर फोर्स में, 32.8% क्या है, फीमेल। और ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसका कारण क्या है, अभी मैंने आपको बताया। एक कारण तो ये है कि हायर एजुकेशन में लड़कियां ज्यादा है, तो यंग वर्कफोर्स में उनकी गिनती कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, कई लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, कई लड़की ऐसी भी हैं जिनकी शादी अर्ली कर दी जाती है और वो बच्चों में इन्वॉल्व हो जाती है इस एज में। ये हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, 25 से पहले पहले शादी कर दो लड़की की, शादी होगी 1-2 साल में बच्चे पैदा होंगे, 3-4 साल बच्चों को संभालो, जब तक वो काम करने के लायक होगी, फ्री होगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो 30 से ऊपर हो जाएगी। सिंपल है।
तो उसमें तो काउंट वो नहीं हो पाएगी, सिंपल चीज है। नेक्स्ट देखो, स्किल डेफिसिट। स्किल डेफिसिट तो हमें हर जगह ही देखने को मिलेगा, तभी हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स हमें देखने को मिलती है। स्किल इंडिया मिशन हमें देखने को मिलता है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्किल इंडिया मिशन को। तो स्किल की कमी है, जिसकी वजह से क्या है, जो कंपनी वाले हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, वो एज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बंदों को ज्यादा मौका दे रहे हैं एज कंपेयर टू यंगस्टर्स, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखो, implication of these data, तो यहाँ पे देखो, यूथ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट इक्वल्स टू जॉब इंक्रीज। यूथ की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ी है, उस तरीके से हमारी कंट्री में जॉब्स नहीं बढ़ पाई है। तो यहाँ पे ये किसकी कमी है, ये सरकार की कमी है, ये हमारी इकोनॉमी की कमी है कि जितना यूथ की पॉपुलेशन बढ़ी, उसके कंपैरेटिवली आपकी जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं बढ़ पाई है। तो नॉट इक्वल्स टू जॉब इंक्रीज। India's expanding youth population does not automatically translate into more job opportunities for them. Despite the demographic advantage, youth struggles to secure employment and face tough competition from the older counterparts. तो इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, नौकरी लेना और भी ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट हो गया है। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, शिखा बात कर रही थी, शिखा उस दिन बात कर रही थी ना, और मैंने उसको बताया था कि शिखा, जिस पेपर में तूने बैठना उसमें मैंने भी बैठना। अब यहाँ पे देख लो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये कंपटीशन का लेवल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, वो जो फ्रेशर्स हैं, उनको compete कर रहे हैं। चलो हमारा तो ज्यादा गैप भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें टीचिंग वाली में, टीचिंग वाले में क्या है, एक बच्चा जिसने अभी अभी बीएड कंप्लीट की है, 23 साल का है, और वहां पे आपको ऐसी मदर्स भी देखने को मिलेंगी जो बच्चे वगैरह पैदा करने के बाद, संभालने के बाद 35 की एज में जाके टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करती है, क्योंकि टीचिंग के लिए मैक्सिमम एज इज 37 और 38। कैसे कंपीट करवाओगे, मुझे ये बताओ, समझ रहे हो? जैसे ये जो ईटीटी वाले होते हैं, जेबीटी वाले होते हैं, इसमें एक चीज रहती है कि अगर आप एज्ड हो तो आपको क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ईटीटी वाले में होता है ना कि उन्होंने, ईटीटी का ये सिस्टम होता है कि जितने बंदों को हमने ईटीटी करवाई, सबको नौकरी देनी। तो अगर कोई पिछला बच गया है, जिसको नौकरी नहीं मिल पाई, उसने अब अप्लाई किया, तो जो यंगस्टर्स है उनके कंपैरेटिवली उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये सारी चीजों की वजह से भी आप बोल सकते हो कि जो आपके यंगस्टर्स हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ कभी भी कंपीट नहीं कर पाएंगे। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, youth unemployment peaks. Unemployment is most pronounced among the youth, even considering the potential influence of the higher education pursuits. This trend warrants attention from the policymakers. Even non-CMIE survey indicate that youth unemployment remains a prominent concern in India. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। बाकी भी रिपोर्ट्स उठा के देख लो, आपको यही देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोर इन यंगस्टर्स, नॉट इन ओल्ड एज या फिर मिडिल एज पॉपुलेशन। आप मुझे एक बात बताओ, आप अभी ट्राई करते हो जॉब के लिए, ट्राई कर रहे हो, कभी ना कभी तो मिलेगी। वो कभी ना कभी कब हो सकता है, 30 के ऊपर, 35 के ऊपर मिल ही जाएगी तब तक जाके। आपने कभी देखा है किसी बंदे ने बहुत मेहनत की हो और उसको जॉब ना मिल पाई हो एट द एंड? जॉब तो मिल जाती है, लेकिन वो मिलते मिलते टाइम लग जाता है, और जब तक वो टाइम लगता है वो मिडिल एज में आ जाता है, वो यंग नहीं रहता, वो यंगस्टर्स में नहीं आता। राइट, तो मतलब ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस फॉर पॉलिसी मेकर कंसिडरेशंस, तो क्या क्या रिकमेंडेशन है? नंबर 1, डेमोग्राफी इज नॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनिज्म। India's demographic advantage requires aligned policies and programs for tangible benefits. Demography alone are not sufficient. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ यंग पॉपुलेशन होने से हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। यंग पॉपुलेशन होने का फायदा आप तब उठा पाओगे जब आपकी पॉलिसीज उन यंगस्टर्स को सपोर्ट करेंगी। मैंने पहले भी कई बार बोला है, इंडिया में पॉपुलेशन डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब है यंग की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उससे अपने आप इंडिया में कुछ चमत्कार नहीं होगा। आपको उन यंगस्टर्स को जॉब के मौके देने पड़ेंगे। जब जॉब मिलेगी तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जब जॉब ही नहीं मिल पाएगी तो यंग पॉपुलेशन बैठी रहे, क्या कर लोगे उसका भी नहीं।
समझे? तो एक तो ये जो पॉलिसी गैप है कि यंगस्टर्स है लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसको दूर करो। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट to avert the negative impact of unskilled youth, prioritize the provision of education, skill training, necessary facilities. This is very important कि जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है उसमें क्या है, जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करो। जैसे हमारे यहाँ पे आईटीआई ओपन की गई हैं, आईटीआई देखिए ना। अब आईटीआई का मेजर मुद्दा क्या है, यंगस्टर्स को स्किल प्रोवाइड कर। आईटीआई में कोर्स क्या होता है, 9 महीने का, 1 साल का। आईटीआई करने के बाद क्या है, आप इतने स्किलफुल हो जाते हो कि आप किसी दुकान में, किसी इंडस्ट्री में जाके या अपना खुद का कोई प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो ऐसे मौके और प्रोवाइड करने की जरूरत है। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, स्किल इंडिया मिशन इंडिया ने चलाया है, बट अभी वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है कि इस गैप को दूर कर पाए। हो सकता है आने वाले समय में उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले। नेक्स्ट, लीवरेज अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड वेल बीइंग, unlock demographic dividend by improving the workforce employability, health and education policies should span land, labor, governance and vocational training। वही बात वो दोबारा कर रहे हैं कि अगर आप अपनी यंग पॉपुलेशन का फायदा उठाना चाहते हो तो उनको सबसे ज्यादा बेहतरीन मौके प्रोवाइड किए जाने चाहिए। पंजाब का सारा यूथ उठ के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, कारण क्या है? कारण क्या बताते हैं कि पंजाब में तो नौकरी नहीं है। समझ रहे हो? कारण क्या बताते हैं, पंजाब में तो नौकरी नहीं है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है। जितने टाइम में यहाँ पे धक्के खा के जॉब अटेन करेंगे उतने टाइम में फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाएंगे। दीज आर द रीजंस जो बताए जाते हैं। तो मतलब क्या, गड़बड़ तो है, उस गड़बड़ को दूर करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो लेबर फोर्स वाला जो पार्टिसिपेशन रेट वाला सर्वे है, उसको देखो ध्यान से, जो नीचे दिया गया है। एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल एनुअल participation labor force survey report, the estimated labor force participation rate on usual status for women of age between 15 years and above in the country was 30% and 32% and 32.8% during 2019-20, 2021, 21-22। तो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखते हो तो इंक्रीज तो हुआ है, वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। देखो 2019-20 में 30% थी, देन 20-21 में 32.5 होगी, देन 21-22 में 32.8 होगी। इंक्रीज तो हो रही है इसकी वुमेन की पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, जो अभी कितनी है, 32.8। इसको और इंक्रीज करने की जरूरत है, इसमें और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। आपने ये याद रखना है, क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात कर रहे हैं। अगर अभी भी लेबर फोर्स में वुमेन की गिनती ना बढ़े तो फिर तो लानत है। सिंपल चीज है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज योर चंद्रयान 3 मिशन। तुम लोगों ने देखा ही होगा चंद्रयान 3 वाला। बताओ फिर क्या कुछ देखा, क्या कुछ पता है तुम्हें चंद्रयान 3 के बारे में, बताओ जरा। हाँ, है। ओके, चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले? है डिस्कवरी ऑफ वाटर, जस्ट बस एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ मून, ये है ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लोरेशन में सब कुछ ही आ जाएगा, वाटर भी ढूंढ रहे हैं और भी कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल गया तो, क्योंकि सिर्फ वाटर नहीं ढूंढ रहे हैं। क्योंकि साउथ पोल एक ऐसी जगह है, अगर हम मून की बात करते हैं तो साउथ पोल मून की ऐसी जगह है, ये वाला रीजन कहां पे हमने लैंड करवाया, 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड से समझते हो ना, अगर हम अर्थ ड्रॉ करते हैं कि मान लो ये आपकी अर्थ है, तो ये सेंटर वाला क्या है, 0 डिग्री वाली लाइन। साउथ में यहाँ पे जाके हमारे पास भी है 70 डिग्री साउथ, और 90 डिग्री साउथ पे हमारे पास साउथ पोल ऑफ अर्थ है, वैसे मून के ऊपर है। ये 70 डिग्री वाला जो ये रीजन है, इस रीजन में सनलाइट बहुत कम या ना के बराबर है।
पिछले कई सालों से, कई 100,000 सालों से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ऐसा रीजन है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। वहां पे क्या है आज तक हम पता नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ की दिक्कतें क्या है इस रीजन की, इस रीजन का जो टेरेन है बहुत ही अप एंड डाउन वाला है, स्मूथ टेरेन नहीं है। ज्यादातर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मिशंस गए हैं सेंटर ऑफ द मून में, जहां पे क्या है, जो आपका टेरेन है, जो आपकी लैंड है आप बोल सकते हो, वो क्या है, प्लेन है। तो वहां पे कोई मिशन लॉन्च करवाना या उसको लैंड करवाना इज वेरी इजी। बट यहाँ पे टेरेन क्या है, अप एंड डाउन से। टेरेन क्या है, अप एंड डाउन। अगर आपने देखा हो, चंद्रयान जब अभी लैंड नहीं हुआ था, उससे पहले इसरो ने इमेजेस निकाली थी, जिसमें क्या था, 3-4 डिफरेंट डिफरेंट क्रेटर की बात कर रहे थे। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर जब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वोल्केनिक इरप्शन होती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, कैसे होती है, नीचे से आपका मैग्मा आता है और इस तरीके से इरप्ट होता है। क्रेटर क्या चीज होती है, ये वाला पोर्शन, ये दिस इज क्रेटर, मतलब वोल्केनो का ऊपर वाला जो बड़ी ओपनिंग है, जो सी शेप में यहाँ पे आपको दिख रही है। एक तो ये चीज है पासेज वे, जहां से वो चीज आ रही है, उसका जो ऊपर वाला माउथ है उसको हम बोलते हैं क्रेटर। जो आपको वो गोल गोल ऊपर से दिखते हैं ना, वो क्या है एक्चुअली, ये चीज है कि नीचे माउंटेन है पूरे का पूरा, ऊपर उसका गोल गोल आपको क्या दिख रहा है, उसका माउथ। दिस इज कॉल्ड एज क्रेटर। 3-4 क्रेटर की फोटोज बड़ी वायरल हो रही थी। तो मतलब क्या है, वहां पे जगह जगह पे आपको ऐसे क्रेटर्स देखने को मिलेंगे, मतलब ये छोटे छोटे माउंटेन्स अप एंड डाउन। तो वहां पे कैसे करवा पाओगे लैंडिंग, दैट इज वेरी टफ, है ना। एक प्रॉपर प्लेस ढूंढना जहां पे क्या लैंडिंग हो सके, क्योंकि ऐसे टेरेन में क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना इज वेरी टफ। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, क्या आराम से हो जाए लैंडिंग, एग्जाम्पल विदाउट एनी ब्रेकेज। अच्छा, और प्लेन सरफेस पे हो जाए, प्लेन तो था ही नहीं सरफेस इधर। अरे सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, जैसे हवाई जहाज धरती के ऊपर आके लैंड करता है, दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग। हो सकता है वो जल्दी जल्दी करे, आराम से ना करे। आराम से का मतलब क्या है, ये तो बहुत ही वेग शब्द है, आराम से लैंडिंग करवाना, तूने ट्रांसलेट किया है उसको। सॉफ्ट लैंडिंग, आराम से लैंडिंग करवाना। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या है, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से आप क्या है उसको लैंड करवा रहे हो, जिसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। अब एरोप्लेन में क्या होता है, एक पायलट बैठा होता है जो प्रॉपरली कंट्रोल करता है। जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है बहुत स्पीड होती है, जब उसने लैंड करना होता है उसकी स्पीड पहले कम करते हैं। अगर आपने देखा हो, कभी भी एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन पहले क्या है, जो आपका एयरपोर्ट होगा उसके आसपास 3-4 चक्कर लगाता है, अपनी स्पीड को कम करता है अगर ज्यादा स्पीड पे आ रहा हो। देन स्पीड कम करने के बाद धीरे 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 नीचे लैंड करेगा, कंट्रोल करने के लिए अंदर पायलट बैठा हुआ है। लेकिन ये जो आपने चंद्रयान 3 भेजा है, क्या इसमें कोई पायलट बैठा हुआ था? इट वॉज अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, जिसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है। इतनी दूर चंद्रमा के ऊपर यहां से बैठ के कंट्रोल करना है उसको, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। और इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की अभी नहीं हुई थी कि ये चीज पॉसिबल हो पाती। 2019 में पॉसिबल नहीं हो पाई ना चंद्रयान 2 में, वो वहां पे क्रैश कर गया जाके। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारे पास यूएसए है, देन हमारे पास रशिया था, देन हमारे पास चाइना था। इन 3 कंट्रीज ने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, लेकिन कौन से रीजन में, इस वाले रीजन में। साउथ पोल में पहली सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने से ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके क्या फायदे नुकसान है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए। और यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से बनता है, क्योंकि आज के टाइम अगर हम बात करें तो इंडिया का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर हम ध्यान से देखें, जो इसरो है, वो कोई टॉप में नहीं आता कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हो, 15वें नंबर पे आता है। उससे पहले और बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हमारे पास हैं, राइट। और इसरो की अगर हम बात करते हैं, 1980 के बाद मेनली इन्होंने अपना जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट किया है। नासा वगैरह की बात करें तो बहुत पहले से चल रहे हैं, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से लगा हुआ है इनका काम सबका।
है ना। तो मतलब क्या है कि इसरो के लिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है, क्योंकि हमें ये डाटा बताया जा रहा है कि प्रेजेंटली हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है, इकोनॉमी में स्पेस की जो टोटल आपकी पार्टिसिपेशन आप बोल सकते हो दैट इज 8 बिलियन। हमारी जो टोटल इकोनॉमी है उसमें हमारी स्पेस की कितना पार्टिसिपेशन है, 8 बिलियन। और ये होने वाला है 100 बिलियन कब तक, 2040 तक। और ये फिर ही होना था अगर ये आपका सक्सेसफुल होता तो। अब इसरो ने साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग की है तो इसरो की क्या है, रेपुटेशन बढ़ गई वर्ल्ड लेवल पे। हर जगह ये न्यूज फैल गई। हमारे यहाँ पे न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे कि कनाडा में, इंग्लैंड में, हर जगह ये दिखाया जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है इंडिया। तो ऑटोमेटिकली क्या है, पहले ही इंडिया को बाहर की बहुत सारी स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रीच करती हैं, क्या करने के लिए, अपने स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करवाने के लिए। क्योंकि इंडिया में स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करवाना इज वेरी चीप एज कंपेयर टू नासा या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर जापान की स्पेस एजेंसी। हमारे यहाँ पे सस्ता है काम। चंद्रयान 3 मिशन का टोटल कितना था, आई थिंक 620 या 610 करोड़ था, बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं। 610 और 620 करोड़। 620 करोड़ कुछ भी नहीं है, 620 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है अगर हम स्पेस मिशन की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लगाए जाते हैं नासा के द्वारा मिशन के ऊपर। और इतना सक्सेसफुली आपने इसको बनाया, क्योंकि पिछली बार जब आया था वो अराउंड 910 करोड़ था। चंद्रयान सेकंड वाज अराउंड 910 करोड़। इस बार हमने क्या कर दिया, उससे भी कम खर्चा किया, उससे भी कम खर्चा किया। और ये कम खर्चा होने के पीछे दो कारण है आपके पास। एक कारण तो ये है कि पहले आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया चंद्रयान 2 बना के, जिससे क्या हो गया, अब आप बहुत सारी चीजों में कटौतियां कर सकते हो, कर सकते हैं। दूसरी चीज, चंद्रयान सेकंड की जब हम बात करते हैं उसमें क्या क्या था आपके पास, एक तो था ऑर्बिटर, देन आपके पास था लैंडर, देन आपके पास था रोवर। ये तीन चीजें थी। ऑर्बिटर का मतलब जो चंद्रमा के अराउंड इस तरीके से चक्कर लगाएगा, मतलब चंद्रमा के ऊपर लैंड नहीं करना, चंद्रमा के अराउंड एक सैटेलाइट की तरह चक्कर लगाने हैं और चंद्रमा से इंफॉर्मेशन गैदर करनी। चंद्रयान सेकंड का ऑर्बिटर सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था और अपना जहां पे उसको आप बोल सकते हो आपने अपॉइंट करना था वो अपॉइंट भी हो चुका था और आज तक वो चल रहा है। और उसकी जो टोटल लाइफ है वो है 7 ईयर्स। 2019 में किया, अभी 7 साल तो नहीं हुए हैं, तो मतलब टाइम अभी हमारे पास है अच्छा खासा। वहां पे जो फेल हुआ था दैट वाज विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। लैंडर वही जो आपको वीडियोस में दिखा रहे थे, जो जाके वहां पे लैंड किया, 4 टांगे थी जिसकी। उसमें क्या होगा, उसका गेटवे ओपन होगा और उसमें से एक, जैसे बच्चों का खिलौना नहीं होता वो गाड़ी चलाने वाली, वैसी गाड़ी जैसी एक चीज निकलेगी जिसके टायर लगे हुए हैं, जो क्या है चंद्रमा के सरफेस के ऊपर फिर मूव करेगी। और उसकी लाइफ कितनी है, 1 दिन। रोवर की लाइफ कितनी है, 1 दिन ऑफ चंद्रमा। और चंद्रमा का 1 दिन इज इक्वल्स टू 14 दिन ऑफ अर्थ। चंद्रमा का 1 दिन इज इक्वल्स टू 14 डेज ऑफ अर्थ। तो मतलब हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग 14 डेज की उसकी क्या है, लाइफ है, जो वहां पे क्या करेगा, रोव करेगा, मतलब मूव करेगा और इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें भेजेगा। इतना ही लाइफ है उसका, कोई 50 साल तक नहीं चलने वाला या 1 साल तक नहीं चलने वाला। 14 दिन, अर्थ के 14 दिन, चंद्रमा का 1 दिन, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ऑर्बिटर तो ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि वहां पे हमने कर दिया था पॉइंट। अब हमें सिर्फ ये 2 ही भेजने थे, जिसकी वजह से ये वाला खर्चा भी हमारा कट हो गया। दोबारा से हमें ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ लैंडर एंड रोवर को ही भेजा है। तो इसकी वजह से भी क्या है, हमें कटौती देखने को मिली है कि खर्चा इस बार कम हुआ है। दूसरी चीज है कि एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उससे भी आपका क्या है, खर्चा कम हो जाता है। अब इस वाले जो आपके आर्टिकल है इसमें देखो, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, आपको हिस्ट्री बताई गई आर्यभट्टा से लेके। आर्यभट्टा की अगर हम बात करें, दैट वाज फर्स्ट आपका जो स्पेस में एंट्री इंडिया की हुई थी, दैट वाज द आर्यभट्टा आपका मिशन, जो 1975 में आया। देन भास्कर 1, भास्कर 2, IRS, इनसेट, देन नेविक,
देन उसके बाद अगर हम लॉन्च व्हीकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले 1963 में हमारे पास नाइक अपेची आया। लॉन्च व्हीकल क्या है, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पे जब वो लॉन्च किया गया तो आपको क्या दिखा था वहां पे, एक बड़ा सा रॉकेट। जब आप उसको लॉन्च किया गया आपको क्या दिखा था, एक बड़ा सा रॉकेट इस तरीके से, यही था। ये जो रॉकेट होता है दिस इज LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, जिसको पहले GSLV बोलते थे। GSLV मार्क थर्ड पहले बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। इसमें क्या 3 स्टेजेस है, एक लिक्विड फ्यूल की स्टेज है, एक सॉलिड फ्यूल की स्टेज है, एक क्रायोजेनिक फ्यूल की स्टेज है। 3 स्टेजेस का ये है। और इसका जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे रखा जाएगा स्पेसक्राफ्ट, यहाँ पे रखा जाएगा स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे क्या था, चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड ये पूरा नहीं है, चंद्रयान थर्ड सिर्फ ये है जो यहाँ पे रखा गया है, बाकी रॉकेट है। रॉकेट का काम क्या है, अर्थ के सरफेस से इस चंद्रयान थर्ड को लेके उड़ना और ऊपर जाके अर्थ के ऑर्बिट में इसको लॉन्च कर देना, वहां पे छोड़ देना इसको। फिर ये क्या करेगा, आपने डायग्राम्स देखी होंगी होपफुली। फिर इसने क्या किया, हमने क्या किया इसको, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस से इसको उड़ाया, इसमें जो ऊपर रखा हुआ था स्पेसक्राफ्ट मतलब चंद्रयान जो थर्ड था उसको यहाँ पे लॉन्च करवा दिया अर्थ के ऑर्बिट में। ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, कुछ दिनों तक घूमता रहा इस तरीके से। देन जब इसको प्रॉपर मोमेंटम मिला तो यहां से इसको शूट आउट किया, इसको क्या किया, यहां से शूट आउट किया। अब शूट आउट करने के बाद ये कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपके चंद्रमा के ऊपर। शूट आउट करने के बाद ये कहां पहुंचेगा, चंद्रमा के ऊपर। पहले चंद्रमा के अराउंड चक्कर लगाएगा, ये स्पीड बहुत ज्यादा है। एट द एंड इसको लैंड करवा। यहाँ पे 5 स्टेजेस थी। पहली स्टेज में क्या था, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहा। सेकंड स्टेज में इसको शूट आउट किया गया। थर्ड स्टेज में जाके ये एंटर हुआ चंद्रमा के, आप बोल सकते हो ऑर्बिट में। फोर्थ स्टेज में वहां पे घूमता रहा। और फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, जो आपका लैंड करवाया गया चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे ये है चंद्रयान थर्ड, दिस इज द चंद्रयान थर्ड। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसने लैंड किया, ये 4 टांगों वाला, दैट इज योर लैंडर, दैट इज योर लैंडर। अब इस लैंडर को उठा के यहां से घूमते घूमते वहां लेके कौन गया है, प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मतलब जिसके ऊपर एक इस तरीके से आपने प्लेट लगाई हुई है सनलाइट वाली, सन से एनर्जी लेगा और मूव करता रहेगा। फिर रॉकेट तो यहाँ पे छोड़ के खत्म ना, उसके बाद ये प्रोपल्शन एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इस लैंडर को कहां लेके जाएगा, यहां। अब यहां पे जाके अभी लैंड नहीं हुआ है, यहां पे जाके प्रोपल्शन अलग हो गया और सिर्फ आपका क्या बचा, लैंडर। और लैंडर जाके लैंड करता है। लैंड करने के बाद इसका जो गेटवे है वो ओपन होगा और उसमें से रोवर निकलेगा और वो मूव करेगा किसके ऊपर, चंद्रमा के सरफेस के ऊपर। एज सिंपल एज दैट। दिस वाज चंद्रयान थर्ड, ना कि वो बड़ा सा रॉकेट जो आपको दिख रहा है, वो तो सिर्फ लॉन्च व्हीकल है जिसने सरफेस से ऑर्बिट में उसको लॉन्च करवाना है, और कोई काम नहीं होता उसका, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो लॉन्च व्हीकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले नाइक अपेचे आया, देन SLV आया, देन PSLV आया, GSLV आया, और रिसेंट इज GSLV MK थर्ड, जिसको बोला जाता है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, LVM थर्ड भी बोला जाता है। देन प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन की बात करें तो चंद्रयान 1 हमारे पास आया था 2008। चंद्रयान 1 2008 में आया, ये आया था नवंबर में, नहीं अक्टूबर में, अक्टूबर में इसको लॉन्च किया गया था। नवंबर में जाके इसने क्या किया था, लैंड किया था। लैंड इन द सेंस इसने कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी, वहां पे जाके गिर गया, स्टक कर गया आप बोल सकते हो। और उसने इंफॉर्मेशन भेजी कि यहाँ पे वाटर एंड हाइड्रोक्सल जो है वो प्रेजेंट है। वाटर मतलब H2O, हाइड्रोक्सल मतलब OH, ये प्रेजेंट है। देन हमने चंद्रयान सेकंड 2019 में भेजा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 साल के बाद, जो कि हमारा फेल हो गया, जिसका ऑर्बिटर सिर्फ वर्क कर रहा है, बाकी वो फेल हो गया।
और थर्ड हमने भेजा अब जाके 2023 में, जो सक्सेसफुली वहां पे लैंड किया है, जो हमें प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन देगा कि वहां पे वाटर है या नहीं। वाटर इन द सॉलिड फॉर्म आप बोल सकते हो, जमा हुआ वाटर, राइट। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा चंद्रयान 1 आया 2008 में, मंगलयान 2013 में, चंद्रयान 2 आया और रिसेंट इज चंद्रयान 3। तो मतलब ये हमारे मेजर 4 मिशन रहे हैं, मंगलयान, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी हिस्ट्री है आपके इसरो की। देन अगर हम बात करें कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, चैलेंजेस वही है, सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो ये है कि ये जो साउथ पोल है आपके मून का, बहुत ही रग्ड सरफेस है, मतलब अप एंड डाउन वाला सरफेस है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा वहां पे क्या होगा, आपका फ्यूल नहीं वर्क करता। वहां पे क्या है, आपका कोई फ्यूल या सनलाइट भी वहां पे नहीं है। तो जैसे रोवर है, अगर हम रोवर की बात करें, उसके ऊपर भी एक क्या है, प्लेट लगी हुई है जो सन से एनर्जी लेगी, लेकिन वहां पे सनलाइट पहुंचती नहीं है, तभी उसकी लाइफ इतनी कम है। तभी उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ एक चंद्रमा के दिन की है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पे उसको लैंड आपने करवाया है वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है। सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो जितना उसको चार्ज अप करके भेजा उतना टाइम वो चल जाएगा, नेक्स्ट चार्जिंग अप उसका नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके ऊपर स्टिल आपने वो प्लेट लगाई, क्यों लगाई? कि इन केस हो सकता है, हमें क्या पता कि वहां पे कोई सनलाइट का कोई थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हो कि वो चार्ज अप हो जाए। हमने उसको इतना चार्ज करके भेजा है कि वो वहां पे अर्थ के 14 दिन और चंद्रमा का 1 दिन चल सकता। तो ये सारी क्या है, डिफिकल्टीज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, however despite these challenges ISRO is interested in exploring the moon's south pole for several important reasons। क्या क्या रीजंस है? नंबर 1 इज वाटर रिसोर्सेज। तो जब हमें चंद्रयान 1 ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि वहां पे वाटर रिसोर्सेज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वहां पे एक्चुअल में वाटर रिसोर्सेज हैं या नहीं, क्योंकि ये चीज क्या है, फ्यूचर जो हमारा आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं ना कि इन फ्यूचर चंद्रमा के ऊपर लोग प्लॉट खरीदेंगे, चंद्रमा के ऊपर लोग घूमने जाया करेंगे। जैसे कि अगर आप स्पेस एक्स को देखो, एलन मस्क को देखो, क्या करना चाहता है वो बंदा, उसने तो ये स्टार्ट कर भी दिया है स्पेसशिप वाला सिस्टम कि आप टिकट खरीदो और आपको स्पेस में ले जाया जाएगा, वहां पे कुछ टाइम के लिए आपको स्टे करवाया जाएगा, देन आप वापस आ सकते। तो फ्यूचर ओरिएंटेड अगर हमें होना है तो हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत सारी। एक चीज हमेशा याद रखना, अर्थ के अलावा अगर हम किसी भी प्लेनेट को, किसी भी सोलर सिस्टम की बॉडी को डिस्कवर करते हैं या फिर वहां पे जाके रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बेसिक कारण होता है, हम ये जानना चाहते हैं कि अर्थ एक्चुअली बनी कैसे। क्योंकि यही बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा क्लाउड था आपका, उस क्लाउड में, जिसको नेब्यूला बोला जाता है, उस क्लाउड में क्या ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद अलग अलग पार्ट उसके अलग हो गए, मतलब एक आग का बड़ा सा क्लाउड वो फटा और उसके अलग अलग पार्ट्स आपके क्या है, स्पेस में बिखर गए। अर्थ भी पहले क्या था, एक जलता हुआ आग का गोला, धीरे 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 वो क्या ठंडा हुआ उसका सरफेस। आज भी अगर आप अर्थ के अंदर देखो, तो जब हम बात करते हैं अर्थ के बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन की, जैसे एप्पल के अंदर बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन बीज वाला पोर्शन होता है, वैसे अर्थ के अंदर जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है वहां पे टेम्परेचर कितना है, अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। बाहर से ठंडी हो चुकी है, अंदर से अभी नहीं हुई, अंदर से वो चार्जिंग अप अभी भी चल रहा है। तो मतलब क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि एक बड़ा आग का गोला था, उसमें से ही आपका मार्स निकला है, उसमें से ही अर्थ निकला है, उसी में से चंद्रमा निकला है, सब उसी में से निकला है, तो मतलब इन सबका ओरिजिन तो सेम ही है। अगर ओरिजिन सेम है तो मैं अगर मार्स के बारे में पता कर लेता हूं कि वो कैसे बना है, तो मतलब अर्थ के लिए भी सेम थ्योरी चलेगी। अब मार्स के बारे में क्यों पता करना है, अर्थ से ही पता कर लो। अर्थ में गड़बड़ क्या है, हमने कोई एरिया छोड़ा ही नहीं है जहां पे इंसान ना हो, समझ रहे हो। हमने जो नेचुरल था अर्थ, उसको तो टोटली डिप्लीट ही कर दिया ना। अब तो क्या है, आपको आर्टिफिशियल अर्थ देखने को मिलता है, हर जगह कंस्ट्रक्शंस, हर जगह जंगल भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं, मतलब नेचुरल एरियाज आपके पास है नहीं।
ऊपर लैंड की आपको एक प्रॉपर आप बोल सकते हो कि लेयर देखने को मिलती है, मिट्टी की लेयर देखने को मिलती है, तो वो सब चीजें क्या है, हिंड्रेंसेस है। बट जब आप मार्स के ऊपर जाओगे, चंद्रमा के ऊपर जाओगे, वहां पे आपको क्या है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में वो देखने को मिलेगा। तो वहां पे चांसेस आर मोर कि आपको वो साइंटिफिक रीजन पता चल सके, तो वो एक इंपॉर्टेंट कारण है। देन क्लूज ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, सेम चीज वही जो मैंने आपको समझाई है। देन ग्लोबल कोलैबोरेशंस, देखो यहाँ पे देखो, इसरो एंड नासा ने दोनों ने मिलके ही इस चीज को अनाउंस किया था कि वाटर इज प्रेजेंट ऑन द मून। तो इसरो का नासा के साथ कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। नासा की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जिनको इसरो लॉन्च करता है। कारण क्या है, इसरो का लॉन्च व्हीकल्स आर फेमस इन द वर्ल्ड। हमारे जो लॉन्च व्हीकल, जो रॉकेट है ना, दुनिया भर में माने जाते हैं। ये जो LBM 3 मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8000 kgs, 8000 किलोग्राम वेट उठा के ये उड़ सकता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो मतलब इंडिया इज फेमस फॉर इट्स रॉकेट्स। इंडिया अपने रॉकेट्स के लिए फेमस है, इंडिया अपनी सैटेलाइट्स के लिए फेमस नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी देख लो, हमने नेविगेशन के लिए, ये मैपिंग के लिए कितनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च किए, लेकिन स्टिल हम क्या करते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है, गूगल मैप कहाँ का है, USA का। मतलब अभी हम स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस क्राफ्ट्स में इतने निपुण नहीं हुए हैं, लेकिन रॉकेट्स हमारे बहुत अच्छे और बहुत सस्ते हैं, रीजनेबल रेट है, आप बोल सकते हो, ठीक है। देन इसके अलावा जल्दी ही 2024 में हमें एक और मिशन देखने को मिलेगा, जो जापान एंड इंडिया इन दोनों का मिशन है, जिसको लूपेक्स बोला जा रहा है, क्योंकि ये लूनर के ऊपर ये मिशन जाएगा। लूनर मतलब आपका जो मून है, वहां पे सेम 2024 में आप साउथ पोल ऑफ द मून पे जाके ही लैंड करवाने वाले हो रोवर। कौन दोनों मिलके, जापान एंड इसरो, राइट। तो मतलब एक और लॉन्चिंग हमें देखने को मिलेगी 2024 में जाके, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास चंद्रयान 3 मैंने किसको बोला, चंद्रयान 3 मैंने बोला इस प्रोपल्शन एंड इस लैंडर। बाकी क्या था हमारा, पूरे का पूरा रॉकेट, और ये रॉकेट के बिल्कुल नॉर्थ वाले पोर्शन में रखा हुआ था। अब यहाँ पे प्रोपल्शन को छोड़ दो, प्रोपल्शन तो काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करके लेके जाना। यहाँ पे अगर हम लैंडर की बात करते हैं, एक आपके पास लैंडर है जिसका नाम क्या है, विक्रम। एक आपके पास क्या है, रोवर, जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान। ये सेम नाम है, कोई इस बार नए नाम नहीं रखेगी, पिछली बार भी यही थे, इस बार भी यही है। ये जो आपका लैंडर है ना विक्रम, इसमें आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स देखने को मिलेंगे। 4 अलग अलग तरह की चीजें इसमें लिख रखी हुई हैं, अलग अलग काम के लिए। और यहाँ पे आपको 2 पेलोड्स देखने को मिलेंगे, 2 अलग अलग काम करवाने के। अब सबसे पहले विक्रम में देखो कौन कौन से पेलोड्स वही यहाँ पे लिखे गए। नंबर 1 देखो, रेडियो एंटोमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट इज रंभा। अगर हम रंभा की बात करते हैं, रंभा का मेजर मोटिव क्या है, इसका मेजर मोटिव है कि जो आपका मून है उसके एटमॉस्फेयर में आयंस कितने प्रेजेंट हैं और किस स्टेट में प्रेजेंट है उसको पता करना। अर्थ से जब ऊपर की तरफ जाओगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपको एक एटमॉस्फेयर की लेयर देखने को मिलती है, आइनोस्फीयर, जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हैं टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा क्या होता है, बताना। व्हाट इज द फॉलिंग स्टार, मेटेरॉइड्स होते हैं, वो क्या चीज है, जो चमकते हैं। ओके, बता, ऐसे होता है श्योर, तुझे क्या पता वो सही बता रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अर्थ से अगर आप ऊपर जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 500 से लेके 600 किलोमीटर के बीच में आपको एक अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर देखने को मिलती है, जिसमें क्या बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर लंबी ये आपकी लेयर है अराउंड द अर्थ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसमें आयंस है।
इसमें जब आपके मेटेराइट एंटर करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से आपके स्पेस से आने वाले जो पत्थर है वो जब एंटर करते हैं, तो वो जब आयंस के बीच में से नीचे की तरफ मूव करेंगे बहुत स्पीड के साथ, तो फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, उसमें लगेगी आग। जब इस 100 किलोमीटर में वो होते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली अगर साइज ठीक ठाक ही है तो वो जल जाता है पूरे का पूरा, अर्थ के ऊपर सिर्फ पहुंचती है राख। कई बार ये भी होता है कि वो पूरा नहीं जला और यहाँ पे आके स्ट्राइक किया। अब महाराष्ट्र में एक लेक है जो इसकी वजह से बनी हुई है, उसका नाम क्या है? ये तुम लोग मुझे कल बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि महाराष्ट्र में एक लेक है जो ऐसे मेटेराइट के टकराने की वजह से बनी है, मतलब वो टकराया, वहां पे डिप्रेशन बन गया और वहां पे बाद में पानी फिल हो गया और क्या बन गई, लेक। अब वो कौन सी लेक है ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत फेमस लेक है, राइट? क्योंकि ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था दिदवाना के ऊपर, दिदवाना। उसमें अगर आपको ये पता था कि दिदवाना है कहाँ पे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। दिदवाना लेक है, सॉल्टी लेक है, कहाँ पे मिलती है, राजस्थान। उस क्वेश्चन का एक ही क्लू था कि अगर आपको दिदवाना पता है ना तो आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट है, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पता उस क्वेश्चन के बारे में, सिर्फ दिदवाना पता है कहाँ पे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। इसलिए ऐसी लोकेशंस सीधी नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पेपर में हेल्प करती है कि अच्छा ये चीज तो वहां पे है तो ये ऑप्शन तो गलत है, अगर ये गलत है तो नीचे ऑप्शंस में हर एक ऑप्शन में ये आ रहा है, एक ही बचा, वो मेरा आंसर यही यहाँ पे था। वहां पे दिदवाना की लोकेशन कहीं और की बताई जा रही थी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वो मध्य प्रदेश बोल रहे थे शायद। और नीचे ऑप्शंस क्या थी, दिदवाना सेकंड नंबर पे था, 1 and 2, 1 2 3, 3 and 4, 1 2 4। दो तो गलत है मुझे पता है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा गया। तो लोकेशंस आर इंपॉर्टेंट, इस तरीके से सीधी सीधी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड हमारे पास है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको चाह CST और STE बोल रहे हैं इसको। चाह STE की अगर हम बात करें, फोकसेस ऑन द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सरफेस। मतलब क्या है, वो किस तरीके से लूनर सरफेस आपका रिएक्ट करता है टू द थर्मल, मतलब क्या, जो हीट आ रही है आपकी सोलर से, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, रिलेटेड टू टेम्परेचर क्या प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है, वो चीज हमें पता करनी है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। अब मैंने आपको बोला ना क्रेटर क्रेटर क्रेटर, क्रेटर क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होना, और जहां पे वोल्केनो इरप्ट होता है वहां पे क्या सिस्मिसिटी नहीं होती, सिस्मिसिटी मतलब क्या है, अर्थक्वेक। जहां पे वोल्केनो इरप्ट होगा वहां पे सरफेस वाइब्रेट करेगा, जब सरफेस अर्थ का वाइब्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। और यहाँ पे शब्द यूज करते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। तो जो लूनर के ऊपर सिस्मिक एक्टिविटीज है उसको स्टडी करना है, क्योंकि बहुत सारे क्रेटर्स हमें देखने को मिलते हैं और वो सिस्मिक एक्टिविटी तो वहां पे ऑटोमेटिकली हुई होगी अगर वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लेजर रेट्रोफ्लेक्शन एरे LRA, दिस पैसिव एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड बाय नासा act as a target for lasers enabling precise measurement for the future missions। तो लेजर की हेल्प से मेजरमेंट्स करते हैं ना, कोई चीज कितनी दूर है, कितनी डीप है। अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपके पास क्रेटर है इस तरीके से, अब इस क्रेटर की अंदर की तरफ गहराई कितनी है, कितना डीप है, ये भी तो सब आपने मेजर करना है। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज, ये माउंटेन है, इधर माउंटेन है, इस माउंटेन की हाइट कितनी है, ये सब मेजर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, यही लेजर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। देन रोवर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं, रोवर की बात करें तो रोवर में आपको पास दो पेलोड्स देखने को मिलेंगे। एक आपके पास है लिप्स, लिप्स का मतलब क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप डिटरमाइन केमिकल एंड मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द लूनर सरफेस। वहां पे कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या वहां पे आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, नहीं है, ये सब चीजें पता करना, सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS, identifies elements like magnesium, aluminium, silicon and more in the lunar soil rocks contributing to our understanding of the lunar material। तो वहां पे जो मिनरल्स हैं उनकी स्टडी करना कि कैसे मिनरल्स है, किस कंपोजिशन में वो प्रेजेंट है, जिससे क्या है, हमें जो मून का सरफेस है उसकी कंपोजिशन पता चल पाएगी।
जैसे जब हम अर्थ को स्टडी करते हैं तो हम बता देते हैं कि अर्थ का जो ऊपर वाला पोर्शन है, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, सबसे अपर मोस्ट वाला जो पोर्शन होता है, उसमें कितना ऑक्सीजन है, कितना सिलिकॉन है, कितना मैग्नीशियम, सब बताते हैं ना उस सरफेस में है क्या क्या, कौन कौन से मिनरल्स। वही हमने पता करने हैं किसके, मून की। तो उसके लिए मिशन है। तो मतलब टोटल हमारे पास लैंडर में 4 पेलोड्स हैं एंड रोवर में 2 पेलोड्स। ये 6 पेलोड्स हैं जो खास तौर पे वहां पे जाके अलग अलग तरह के एक्सप्लोरेशन करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ वाटर है, ये आप पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देन बरीड लावा ट्यूब्स के बारे में आपने डिस्कस करना है। लावा ट्यूब्स मतलब क्या है, वहां पे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखो, चंद्रयान-1 टेरेन मैपिंग कैमरा एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर फाउंड एविडेंस ऑफ अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स। तो चंद्रयान-1 ने हमें बताया था कि वहां पे कहीं ना अंदर आपका क्या, लावा ट्यूब्स। लावा ट्यूब्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि अर्थ के अंदर, ये अर्थ का क्रस्ट है, नीचे क्या है आपके पास, मैग्मा। मैग्मा किसमें होता है, एस्थेनोस्फीयर में। अर्थ के क्रस्ट के नीचे आपको मिलेगी मेंटल, मेंटल के अपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जिसमें क्या होता है, मैग्मा। अर्थ के क्रस्ट में कोई भी क्रैक पड़ेगा इस तरीके से, तो वहां से मैग्मा बाहर आ जाएगा और इस तरीके से इरप्ट करेगा, जिसको हम बोल देते हैं वोल्केनो। और ये बन गया वोल्केनो का क्रेटर। ये क्या बात कर रहे हैं, देखो मैग्मा क्या चीज होती है, जब तक सरफेस से के अंदर ये आपका लिक्विड रॉक मटेरियल है उसको बोलते हैं मैग्मा। जैसे सरफेस से बाहर आता है इसको क्या बोल देते हैं, लावा। मटेरियल सेम है, सरफेस के अंदर है तो मैग्मा बोलेंगे, सरफेस से बाहर आ गए तो बोलते हैं लावा। यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे आपके पास लावा ट्यूब्स है, मतलब इस तरीके से लावा क्या है, किसी किसी एरिया में फिल्ड अप है, सरफेस के अंदर फिल्ड अप है, और वो क्या है, अभी तक पिघला नहीं है, वो जमा नहीं है आपका, उसी तरीके से चला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में लावा आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। ये चीज चंद्रयान-1 ने हमें बताई थी। उस चीज को हमने एक्सप्लोर करना है कि वो क्या चीज है, क्यों नहीं जम पा रहा है, और उस लावा के अंदर क्या क्या मिनरल्स आपको मिल रहे हैं। क्योंकि देखो सिंपल चीज है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसको देख लो, क्योंकि ये सेम सारे प्रोसेस चंद्रमा के ऊपर भी चलते हैं, क्योंकि सेम ही तो चीज है, एक ही तरीके से तो बने हैं। ये अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट में अलग अलग पोर्शंस होते हैं इस तरीके से, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं, अलग अलग प्लेट्स जो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ये प्लेट्स की अगर हम बात करें, ये एक दूसरे से दूर भी मूव कर सकती है, एक दूसरे के साथ टकरा भी सकती है, एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरीके से भी हो सकती है। अब यहाँ पे मान लो ये प्लेट आपकी भारी है, ये प्लेट आपकी हल्की है। जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की तरफ रह जाएगी और भारी प्लेट क्या करेगी, नीचे धंस जाएगी इस तरीके। जब भारी प्लेट नीचे धंसती है तो उस भारी प्लेट में जितना भी रॉक था वो नीचे जाके क्या हो जाता है, पिघल जाता है और मैग्मा बन गया। फिर कहीं ना कहीं से वो इरप्ट हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। कहीं से वो नीचे जाके डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कहीं से वो ऊपर इरप्ट होने के बाद नई आपकी जो रॉक है उसको बना रहा है। ये प्रोसेस हर एक प्लेनेट के ऊपर चलता रहता है, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे ये प्रोसेस, राइट। Then magma ocean thesis, the moon's formation from an impact that led to the surface melting called the magma ocean hypothesis was studied by Chandrayaan-1 MP3 payload. This will be further studied by this mission. तो यहाँ पे चंद्रमा जो है आपका किस तरीके से बना है, उसकी जो थ्योरी है दैट इज द मैग्मा ओशन थीसिस। मैग्मा ओशन थीसिस का मतलब क्या बोला जाता है कि वहां पे बहुत सारा मैग्मा आपका इकट्ठा हुआ, और वो इकट्ठा होने के बाद क्या एक दूसरे के साथ बाइंड अप हुआ और बाद में वो जमा। आज भी अंदर की तरफ मून के अंदर खोदोगे खोदोगे तो आपको क्या है, मैग्मा देखने को मिलेगा, बाहर वाला सरफेस जमा हुआ है, जैसे अर्थ का है, अर्थ के अंदर मैग्मा है, ऊपर वाला सरफेस जमा हुआ है। उस थीसिस को, जो हाइपोथेसिस है हमारा किस तरीके से चंद्रमा बना है, उसकी स्टडी हम कर पाएंगे, राइट। देन अगर हम बात करें डायनेमिक मून की बात करें, कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ दैट लूनर dormancy, Chandrayaan-1 revealed the moon's dynamic nature. Interacting with the exosphere, terrain mapping camera identified volcanic vents, lava ponds, channels as recent as 100 million year old, indicating recent volcanic activity. चंद्रयान-1 ने हमें बताया कि रिसेंटली पिछले कुछ अराउंड 100 मिलियन ईयर्स में, पिछले कुछ 100 मिलियन सालों में चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे वोल्केनोज इरप्ट हुए। मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी वहां पे चल रही है, जैसे अर्थ के ऊपर चलती है, उस चीज को हमने स्टडी करना है।
कि प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, क्योंकि चंद्रमा चेंज हो रहा है। चंद्रमा जैसा पहला था वैसे का वैसा नहीं है, हर दिन वहां पे नए नए क्या है, कुछ ना कुछ इरप्शंस हो रही है, जिससे क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे चेंजेस आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोलर फ्लेयर्स की, सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, जो सनलाइट, जो आपकी सनलाइट के चार्ज जो आयंस एंड फोटॉन्स हैं, जो क्या है सन से पहुंचते हैं किसके ऊपर, अलग अलग जो आपकी सोलर की बॉडीज है, सोलर सिस्टम की बॉडीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि अर्थ के अराउंड क्या है, आपके पास एक मैग्नेटोस्फीयर है। अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में सुना है, वहां पे एक डायग्राम बनाते होते हैं इस तरीके से कि ये आपकी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस तरीके से क्या है, मैग्नेटिक जो आपकी एक्टिविटी है, इस तरीके से ये जो पावर है अर्थ की, इसको दिखाया जाता है कि अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कहां से जनरेट होती है, अर्थ के अंदर जो अर्थ की कोर है। एक मूवी है द कोर, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें क्या दिखाया गया है कि अर्थ की जो अंदर वाली कोर है ना, उसमें लिक्विड मटेरियल होता है, जिसमें खासतौर पे निकल एंड आयरन होता है, वो घूमता रहता है। और ये हमें पता है कि वो घूमता रहता है, जब वो घूमता है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो अर्थ के अराउंड इस तरीके से मूव करती है। अगर वो अंदर वाला कोर का मटेरियल घूमना बंद कर दे तो वहां पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड बननी भी बंद हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बंद होगी तो क्या चक्कर पड़ेगा, जो हमारे पास सन है, मान लो ये आपके पास सन है, सन का जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है जिसको बोला जाता है कोरोना, इस कोरोना से क्या होता है, बहुत सारी सोलर फ्लेयर्स अर्थ की तरफ आती है, अर्थ की तरफ आती हैं। सोलर फ्लेयर्स का मतलब क्या है, जिसमें आपके पास क्या है, चार्ज्ड आयंस होंगे और आपके पास फोटॉन्स होंगे। अगर वो सोलर फ्लेयर्स अर्थ के ऊपर पहुंच जाए तो अर्थ को क्या कर देंगे, जला देंगे, जला के राख कर देंगी बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टच करती है तो हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करती है, इसको रिफ्लेक्ट अवे करती है, दूर भगाती है। और ये इंटरेक्शन खासतौर पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे आपको देखने को मिलती है, किसकी फॉर्म में, जो यहाँ पे आपको अरोरास देखने को मिलते हैं। अरोरास क्या है, आसमान में आपको ग्रीन एंड पिंक कलर की लाइट दिखेगी। वो ग्रीन पिंक कलर की लाइट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि वहां पे आपकी सोलर फ्लेयर इंटरेक्ट करती है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ के साथ। जब मैग्नेटिक फील्ड उसको रिफ्लेक्ट करती है, दूर भगाती है, तो उस इंटरेक्शन से वो लाइट्स पैदा होती है। इसको हम बोलते हैं अरोरास। क्या बोलते हैं, अरोरास। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटी आपके चंद्रमा के ऊपर भी हो रही होगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो चंद्रमा भी तो प्रोटेक्टेड है, नहीं तो जल जाता वो प्रॉपरली। अब वहां पे इसका क्या इंपैक्ट है, इस सोलर फ्लेयर का क्या इंपैक्ट है, उसको भी हमने स्टडी करना है, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैपिंग ऑफ द मिनरल्स, अगेन वही मिनरल्स के बारे में हमने पता करना है। देन उसके बाद डिस्कवरी, ये अगेन आपका रिपीट हो गया, सेम ही चीज है, दो बार आ गई है। नेक्स्ट देखो, इन द फ्यूचर इसरो सेवरल पोटेंशियल चैलेंजेस एमर्ज। पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या है, नंबर वन, ग्लोबल मार्केट शेयर। आज के टाइम पे 9% शेयर है इसरो का, सिर्फ इसरो का एम्स टू सिक्योर 9% शेयर इन द ग्लोबल मार्केट बाय 2030। अभी हम इतना परसेंट शेयर लेना चाहते हैं। प्रेजेंटली इसरो का जो शेयर है दैट इज वेरी लेस, दैट इज अराउंड, आप बोल सकते हो 3 या 4%। ग्लोबल लेवल पे जो टोटल आपकी ये स्पेस की एक्टिविटीज होती है, उसमें 3 या 4% एक्टिविटीज है जो इसरो करता है। बाकी सारी एक्टिविटीज बाहर की जो आपकी स्पेस एजेंसीज है उनके द्वारा की जा रही है। हमारा टारगेट क्या है, हमारी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट, उसको करना 9% बाय 2030। अब अगर इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है तो इसरो के साथ बाहर की स्पेस एजेंसी की इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, जिससे इसरो की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी और हमारा पार्टिसिपेशन 3-4% से कहां पे आ जाएगा, 9%। दैट इज इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटली सिर्फ 8 बिलियन हमारी स्पेस इकोनॉमी है, इसको 100 बिलियन बनाना है 2040 तक। ये तभी बन पाना था अगर ये सक्सेसफुल होता, और ये सक्सेसफुल हो गया तो पूरे पूरे चांसेस है कि अगले आने वाले 10 से 15 सालों में, 15-16 सालों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है वो 8 बिलियन जो आज है वो 100 बिलियन हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें हेल्प करेगा वो 5 ट्रिलियन वाला जो हमारा गोल है। इंडिया का गोल है ना कि हमने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। अभी हम नहीं है 5 ट्रिलियन की, 2.5-3 के बीच में घूम रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसमें ये चीज आपको हेल्प करेगी, सिंपल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बढ़ जाएंगी बाहर की स्पेस एजेंसीज के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? बजट कॉन्स्ट्रेंट्स है। बजट कॉन्स्ट्रेंट कैसे? ये बोला जा रहा है कि 2023-24 का जो बजट रखा गया है ना, इसमें 12,544 करोड़ रुपया क्या है स्पेस मिशन के लिए दिया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली 2022-23 के बजट के कंपैरेटिवली 8% कम है। तो पिछले साल सरकार ने ज्यादा पैसा दिया था, इस साल सरकार ने पैसा कम दिया है पिछले साल से। मतलब क्या? ये तो गड़बड़ है। पैसा बढ़ना चाहिए, कम थोड़ी ना होना चाहिए। पैसा बढ़ेगा तो ये कोई रिसर्च कर पाएंगे, बिना पैसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, मैन पावर की कमी है। मैन पावर अगेन वही बात आ गई कि जनता तो हमारे पास है काम करने वाली बहुत सारी, लेकिन स्किल्ड जनता नहीं है। और इसरो के मिशन में किसी को उठा के नहीं आप बिठा सकते, आपको स्किल्ड बंदा चाहिए वहां पे काम करवाने के। स्किल्ड पॉपुलेशन की, खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी में स्किल्ड पॉपुलेशन की कमी हमारे पास है। देन ग्लोबल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टॉप 15 में हमारा देश देखने को मिलता है, जिसकी स्पेस इकोनॉमी में सिर्फ 2% है। स्पेस इकोनॉमी का मतलब क्या है? स्पेस जीडीपी प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड भर में जो स्पेस टेक्नोलॉजी की, स्पेस के रिलेटेड प्रोडक्शन होती है, उसमें सिर्फ 2% प्रोडक्शन है जो इंडिया का इसरो करता है, जिसको हम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रशिया का मिशन, दैट इज लूना 25। लूना 25 ये वो मिशन है जो रिसेंटली फेल हुआ है। अच्छा हो गया फेल हो गया, क्योंकि अगर फेल ना होता, इसने कहां पे लैंड करना था? सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, कहां पे? साउथ पोल पे। और इसने सॉफ्ट लैंडिंग कब करनी थी? यहाँ पे डेट देखो, इन्होंने ना 11 तारीख को लॉन्च किया और 20 अगस्त को इसने होना था। और इंडिया वाले ने कब करना था? 23 को किया हमारे वाले ने। इसने 3 दिन पहले लॉन्च हो जाना था, वहां पे लैंड हो जाना था। कहाँ पे? साउथ पोल ऑफ द मून के ऊपर, और सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी। फिर इंडिया बना था सेकेंड कंट्री टू लैंड इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। अब इंडिया क्या है? फर्स्ट कंट्री। इससे तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा। अब इनका जो मिशन आया है ये रशिया का, ये पिछले 50 सालों में एक इकलौता मिशन है इनका मून का। इसके अलावा इनके मून के ऊपर कोई मिशन नहीं आया। और हमारा अगर आप देखोगे तो हमारा तीसरा मिशन था ये मून। इनका 50 सालों में इकलौता एक मिशन था। जो 50 सालों में एक मिशन लेके आए हैं, अगले तो किसी साल में तो आने वाले है नहीं, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे झंझट है ना, इधर अटैक कर दो, उधर कर दो, उसको छेड़ दो, उसको छेड़ दो, ये सारे व्लादिमीर पुतिन के काम है ना। तो मतलब वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अब इंडिया के ऊपर बाहर की जो टेक्नोलॉजीज है, बाहर की जो एजेंसीज है, वो डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर रशिया वहां पे चला जाता तो रशिया की डोमिनेंस हमें देखने को मिलनी थी। देन अगर हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, एलबीएम थर्ड, जो मैंने आपको बताया कि इसकी 3 स्टेजेस हैं, तभी इसको बोलते हैं मार्क थर्ड। इसमें फर्स्ट स्टेज में आपको 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब 2 सॉलिड फ्यूल के इंजन आपको देखने को मिलेंगे, जो एक स्टेज होगी। सेकंड स्टेज में आपको लिक्विड स्टेज देखने को मिलेगी, लिक्विड आपका फ्यूल चलेगा। और थर्ड स्टेज जिसको C25 बोल रहे हैं वो है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है जो बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्रायो का मतलब होता है बर्फ जमा हुआ, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो 3 तरह के फ्यूल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। सबसे पहले सॉलिड वाला जलता है, फिर लिक्विड वाला जलता है, फिर लास्ट में जाके क्रायोजेनिक जलता है, जो क्या है बहुत ही लो टेम्परेचर कंडीशंस में एनर्जी प्रोवाइड करे। मतलब कब जाके जलेगा? जब अर्थ से आप बहुत ऊपर चले जाओगे, क्योंकि अर्थ के सरफेस से जितना दूर जाओगे, पहले वाले खास तौर पे 18 किलोमीटर या कहीं कहीं पे 16 किलोमीटर लिखा होता है, वहां पे जितना जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। उस दिन भी समझाया था ना लास्ट टाइम, जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। तो कम टेम्परेचर में कौन चलेगा? क्रायोजेनिक का, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो मुद्दा है उसमें है कुछ डाटा, इसीलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है कि ओवर द 15 लाख इंडियंस हैव गिवन अप देयर सिटीजनशिप इन द पास्ट डेकेड, विद मैनी हेडिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिछले 10 सालों में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख लोगों ने इंडिया की नागरिकता को छोड़ा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज्यादा यूएसए की नागरिकता को अपनाया है। मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऊपर वाला जो मैंने आपको समझाया था उसके साथ भी रिलेटेड अगर इसको देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 15 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी सिटीजनशिप को छोड़ा है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर आल्सो लिविंग इंडिया, मतलब जो बहुत ज्यादा इंडिया में कमा रहे थे वो भी इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं जो सिर्फ गरीब बंदा है वो जा रहा है या मीडियोकर फैमिली के बच्चे जा रहे हैं, जो अच्छा खासा कमा रहा था वो भी इंडिया छोड़ के जा रहा है और वहां की सिटीजनशिप ले रहा है। तो देखो यहाँ पे कारण क्या है। with around 6,500 expected to move out this year, making it second highest net outflow globally after China। तो सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री के लोग उसको छोड़ के बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं वो है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। और इस साल में अप्रोक्सीमेटली 6,500 इंडियंस हैं जो इंडिया की नागरिकता छोड़ के किसी बाहर की कंट्री की नागरिकता लेंगे। अब इसके कारण क्या है आप लोग बताओ। एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू है और हाँ, और हम्म, अच्छा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्राइम पता कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और और वो तो कोई दो चार होंगे, कितने को होंगे वो। और मेजर मुद्दा इज जॉब्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो अमीर बंदा बाहर की कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करता है, वहां पे जाके रहना पसंद करता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नथिंग एल्स। कि माहौल वहां का पसंद है, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पसंद है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, हेल्थ सर्विसेज हालांकि महंगी हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां पे जो हेल्थ के रिलेटेड हैं वो बहुत कम है। वीवो 2027, बेटा अब तो लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं बट महंगी हैं। कारण क्या है, जो आपकी हेल्थ सर्विसेज में जितने भी एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है उनकी गिनती कम है। हमारे यहाँ पे नर्स स्टाफ हो या फिर डॉक्टर स्टाफ हो बहुत सारा है, और यहाँ से उतना ही सारा उठ के क्या है बाहर की कंट्रीज में भी जाता है। हमारे यहाँ से डॉक्टर्स यहाँ से पढ़ाई करने के बाद बाहर की कंट्रीज में जाके जॉब करना प्रेफर करते हैं ड्यू टू द गुड लिविंग स्टैंडर्ड। सिंपल, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा जो इन्होंने दिया गया है, दैट इज कि यूएसए रिमेन्स द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉलोड बाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। तो इंडियंस सबसे ज्यादा यूएसए में जाके सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 4 पे है यूके। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2021 में अगर हम बात करें 1.2 करोड़ इंडियंस एस्टिमेटेड हैं जो क्या है इंडिया से बाहर जाके दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं। तो मतलब हमारी पॉपुलेशन का 1.2 करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, इस 1.2 करोड़ में यंगस्टर्स होंगे या फिर आपके ओल्ड एज होंगे? मेजॉरिटी विल बी यंगस्टर्स। तो ज्यादा यंगस्टर लोग हैं जो यहां से उठ के क्या है फॉरेन की कंट्रीज में जा रहे हैं। तो वो हमारा जो यंग पॉपुलेशन था वो तो बाहर की कंट्रीज में जा रहा है। यहाँ पे 12th क्लास पढ़ने तक, उसके बाद बाहर जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जा रहे हैं, मास्टर्स करने के बाद बाहर जा रहे हैं, एमबीबीएस जैसे डिग्रीज करने के बाद बाहर जा रहे हैं। तो मतलब क्या नुकसान किसका हो रहा है यहाँ पे? रिसोर्सेज तो हमारे इस्तेमाल किए लेकिन अब प्रोडक्टिविटी किसी दूसरी कंट्री को मिलेगी। सिंपल, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रीजंस बताए गए हैं कि क्यों इतने सारे इंडियंस 1.2 करोड़ की हमने बात की है कि वो अपनी नागरिकता को छोड़ रहे हैं। नंबर 1 इज द बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज।
बाहर की कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे आपको क्या है, कमाई ज्यादा है कंपैरेटिवली। फॉरेन की कंट्रीज में एक चीज हमेशा देखना, क्योंकि फॉरेन की कंट्रीज क्या है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसी की बात करते हैं। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में चलता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, प्राइवेट बिजनेसेस बहुत ज्यादा है। और प्राइवेट बिजनेस मतलब इंडस्ट्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब, जिसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भर भर के लेबर। वहां पे लेबर क्लास जो है, आज के टाइम पे लेबर क्लास की रिस्पेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटेलेक्चुअल क्लास। कनाडा, यूएसए में हमेशा देखना, जो बंदा दिमाग वाला काम करता है, बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इन सब की सैलरीज आर लेस एज कंपेयर टू जो फिजिकल वर्क करता है। और हमारे इंडियंस यहाँ से जाके वहां क्या करते हैं, फिजिकल वर्क। हमारे इंडियंस को तो प्रति घंटा अगर $14 भी मिल रहे हैं, वो उतने में खुश है। हालांकि $18 तक आपको मिल जाता है, वो 14 में भी खुश है, क्योंकि $14 मतलब यहाँ का तो बहुत सारे रुपीज बन जाएंगे। तो ये एक इकोनॉमी भी कारण है। आप बोल सकते हो कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, वहां की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। वहां की करेंसी को जब यहाँ भेजोगे तो पैसा ज्यादा बन जाता है, तो कंपैरेटिवली कमाई ज्यादा हो जाती है, सिंपल। तो वहां पे अगर आप लेबर भी करते हो ना, तो इंडियन रुपीज में देखोगे तो 2000-2500 तक आप एक दिन का लेबर का कमा लो, जो हमारे यहाँ पे क्या है, एक हाई क्लास जॉब में जाके आपको मिलता है, समझे। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ये सारी चीजें आपको फॉरेन की कंट्रीज में ज्यादा अच्छी मिलती हैं। अगर आपको बोला जाए कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के नाम दो, कौन कौन से नाम दोगे, ये देखो, ये हर दूसरा बंदा ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटीज कहाँ की है, ये वेस्ट। वेस्ट मतलब यूएसए। हमारी किसी यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं लिया तूने, खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए करने जा रहा है, रैंकिंग के हिसाब से। और आप बोल सकते हो कि लोग उसको प्रेफर करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी हिस्ट्री में, जैसे तक्षशिला होगी, विक्रमशिला होगी एंड नालंदा होगी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है आज की ऑक्सफोर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज का, राइट। बट बात ये कि वो खत्म हो चुकी है, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस। लाइफस्टाइल मतलब रहने सहने के जो तरीके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस तरीके का लाइफ का स्टैंडर्ड वहां पे आपको देखने को मिलता है, उससे जनता अट्रैक्ट होती है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। ईज ऑफ मोबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्टेनिंग पासपोर्ट दैट अलाउज वीजा फ्री ट्रेवल। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है आपके पास, यूरोपियन यूनियन में टोटल आपके पास क्या है, 27 यूरोपियन कंट्रीज है। अगर किसी बंदे को यूरोपियन यूनियन का वीजा मिलता है, उसका मतलब क्या है, वो इन 27 कंट्रीज में घूम सकता है। तो इन 27 कंट्री में काम के पर्पज से जाए, वर्क के पर्पज से जाए, या एजुकेशन के पर्पज से जाए, या घूमने के पर्पज से जाए, वो अट्रैक्ट करेगा उसको कि यूरोपियन यूनियन का वीजा लो और इन 27 कंट्रीज में घूमते रहो। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो 27 मेंबर कंट्रीज हैं, वहां पे बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे हमारे नेपाल के बीच में। नेपाल जाना हो कोई वीजा लगता है ना, भूटान जाना हो कोई वीजा लगता है, नो। वहां से यहाँ आना हो कोई वीजा लगता है, नो, क्योंकि हमारा क्या फ्री बॉर्डर मूवमेंट का एग्रीमेंट है। और वही एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन की 27 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में है, जिसमें आपके पास फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ये कंट्रीज है जहां पे लोग जाना चाहते हैं। तो ये चीज भी अट्रैक्ट करती है। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे यूएसए कनाडा में, कोई बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं होती है, जनता सरकार से दुखी नहीं है, आप बोल सकते हो, तो लोगों को वो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं इंडियंस, तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आती। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अब देखो ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि सड़कें खराब हैं जी, गलियां खराब हैं, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं। दिस इज द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये पेड़ पौधे नहीं होता सिर्फ, इन्वायरमेंट का मतलब आपके आसपास जो सब दिख रहा है आपको, चाहे वो ये पंखा हो, चाहे आपकी टेबल्स हो, एवरीथिंग इज इन्वायरमेंट। वहां पे क्या आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे कोई सॉइल ऐसे बेयर्ड सॉइल नहीं है, कहीं पे कोई मिट्टी नहीं फैली हुई, बहुत ही वेल मैनेज तरीके से सब कुछ बनाया गया है। लेकिन आप ये नहीं देखते हो
कि वहां का वेल मैनेज बनाने के चक्कर में क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसको बिगाड़ दिया। राइट, जैसे इंडिया आज प्रोग्रेस कर रहा है अपने इन्वायरमेंट को सुधारने में, वो लोग कर चुके हैं, और हमारे इंडियंस को वो चीज अट्रैक्ट करती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि पंजाब के ज्यादातर यूथ कनाडा की तरफ अट्रैक्ट होता है सिर्फ एक कारण की वजह से, एंड दैट कारण इज जो वहां पे यूथ ऑलरेडी है, वो जो फोटोज अपलोड करता है सोशल मीडिया के ऊपर। दिस इज द सर्वे, कि उनको लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, उधर तो हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो माहौल ही बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा, कोई पोल्यूशन नहीं है, उधर चलते हैं। बच्चों को मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लस 2 वाले बच्चों को नौकरी के साथ कोई लेने देना नहीं है, उसको ये चीजें अट्रैक्ट करती। कभी भी देखना, जो बच्चा बाहर जाता है सबसे पहले उसने इंस्टाग्राम के ऊपर हजारों ऐसे लोगों को फॉलो किया होता है जो कनाडा या यूएसए में रह रहे हैं। समझ रहे हो? दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड जो जा रहा है यहाँ पर, और दिस इज अ बेसिक साइकोलॉजी, इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज फैमिली रीजंस भी कईयों के होते हैं कि फैमिली वहां पे सेटल हो गई है तो बाकी लोग भी जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलती हैं, क्योंकि यूएसए में अगर जाके आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, तो आपको फायदा ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली आप फॉरेन की कंट्री में इन्वेस्ट करोगे और एट द एंड वहीं पे जाके शिफ्ट हो जाओगे। यही चीज हमें देखने को मिल रही है। देन सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप के बारे में हमारे संविधान के पार्ट 2 में लिखा गया। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, नागरिक होने का मतलब क्या है कि जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो वहां की फुल मेंबरशिप आपको मिलना। और फुल मेंबरशिप का मतलब क्या है, उस कम्युनिटी में आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा, उस कम्युनिटी में जो आपको फंडामेंटल राइट्स है वो मिल पाएंगे, उस कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका फायदा आप उठा पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द सिटीजनशिप। और ये सब किसको मिलते हैं, सिटीजन को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, या आर्टिकल 19 की बात करते हैं, 15, 16 एंड 19, these are all related to the fundamental rights। आर्टिकल 15 क्या बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, सिर्फ उस बंदे को जो सिटीजन है, नॉन सिटीजन को ये नहीं मिलेगा। देन सेकंड अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16, ये क्या बात करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं, एम्प्लॉयमेंट के मौके जब आप दोगे तो आपने रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। आर्टिकल 19 क्या बात करता है, आर्टिकल 19 बात करता है कि आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, जिसमें क्या क्या था। नंबर 1, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब क्या होता है कि आपको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, जो आपके जज्बात हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, इसका पूरा पूरा अधिकार आपके पास है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली फार्मर्स का रिवोल्ट हुआ, वो क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो सिर्फ कौन कर सकता है, जो देश का सिटीजन है। फॉरेनर बंदा इंडिया में आके ऐसा स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ सिटीजन कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप सिटीजन हो तो आपको खास तौर पे ये अधिकार जो फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। दैट इज द, आप बोल सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ द सिटीजनशिप। सिंपल। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि जो आपकी सिटीजनशिप है इसको किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, तो उसमें आपके पास 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 इज वॉलंटरी रिनंसिएशन। रिनंसिएशन की अगर हम बात करते हैं, मतलब क्या, आप अपनी मर्जी से सिटीजनशिप को छोड़ रहे हो। रिनंसिएट करना मतलब त्यागना, अपनी मर्जी से। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है, खत्म कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी बंदे ने कनाडा की नागरिकता ली, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप सरकार के द्वारा टर्मिनेट कर दी जाएगी। नंबर 3 क्या है, डिप्राइवेशन बाय द गवर्नमेंट। ये क्या चीज है कि अगर आपने सिटीजनशिप किसी गलत तरीके से ली है, कोई फ्रॉड करके ली है, या फिर आपने सिटीजनशिप लेने के बाद जो हमारा संविधान है उसको फॉलो नहीं किया, कोई ऐसा क्राइम किया या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो सरकार आपकी सिटीजनशिप क्या करेगी, छीन लेगी। दैट इज डिप्राइवेशन, जहां पे कुछ ना कुछ फ्रॉड, कोई क्राइम ऐसा इन्वॉल्व होगा।
एक होता है कि आपने कहीं और की सिटीजनशिप ली और सरकार ने फिर कैंसिल की, दैट इज योर टर्मिनेशन। दोनों में डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है सिटीजनशिप। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है दैट इज अबाउट लिली थॉमस केस ऑफ 2013 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है आपका, दिस इज रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली हमारे पास राहुल गांधी वाला केस आया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। जैसे ही उसको 2 साल की सजा सुनाई दी गई, उसके साथ ही क्या हमें देखने को मिला कि वहां पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया उसको? डिस्क्वालीफाई। कहां से? लोकसभा से। और लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन डिस्क्वालीफाई करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे ही उसको सजा मिली, उसके साथ ही उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। मतलब उस बंदे को यहाँ पे कोई टाइम पीरियड दिया ही नहीं गया। पहले क्या होता था, 3 महीने का आपके पास अपील करने का टाइम पीरियड होता था कि उस पर्सन को सजा सुनाई गई है, उसके पास 3 महीने होते थे कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सके। हो सकता है हायर कोर्ट उसको वो सजा क्या है, कैंसिल कर दे और उसको डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही साथ आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वहां पे क्या है, उसकी सजा के ऊपर रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया, और उस बंदे को दोबारा से आपने ज्वाइन करवाया कहां पे, लोकसभा। इस कारण की वजह से ये जो आपका लिली थॉमस केस है ये न्यूज में चल रहा था। तो लिली थॉमस केस में क्या किया गया था, जो पहले 3 महीने का टाइम पीरियड होता था, जब आपको सजा मिली आपको 3 महीने दिए जाते थे हायर कोर्ट में अपील करने के लिए, वो 3 महीने खत्म किए गए थे। दैट वाज द लिली थॉमस केस। और इसको रिसेंटली यही डिस्कस किया जा रहा था कि ये इतना ज्यादा आप उसी टाइम करने वाला जो सिस्टम है इसको बंद करो। ऐसा नहीं कि सजा मिली साथ ही साथ आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, बीच में टाइम दो उस बंदे को क्या करने के लिए, उस बंदे को अपील करने के लिए। क्योंकि बाद में जब अपील करेगा अगेन उसको रिज्वाइन करोगे तो इतना आपने वेस्ट क्यों किया, टाइम और मनी सब कुछ वेस्ट हुआ यहाँ, राइट। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो लिली थॉमस केस में खास तौर पे सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को डिस्कस किया जा रहा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 हमारे सिलेबस का पार्ट है जब गवर्नेंस की बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है, ये किसी पर्सन को क्या देता है, टाइम पीरियड देता था क्या करने के लिए, अपील करने के लिए। और इस टाइम पीरियड को खत्म कर दिया गया था लिली थॉमस केस में, और उसी टाइम पीरियड को दोबारा से स्टार्ट करने की बात की जा रही है, राइट। तो बहुत ही सिंपल केस है। आपके लिए याद रखने वाली जो चीज है वो यही है कि वो जो बीच में टाइम पीरियड मिलता था डिस्क्वालीफाई करने से पहले, जो आप एक उसको मौका देते थे अपील करने का, वो उसको दोबारा से रीगेन किया जाए। दैट्स इट। लिली थॉमस केस क्या है, लिली थॉमस के द्वारा केस ये फाइल किया गया एंड शी वाज एमपी, ठीक है। 2013 का केस है, 2023 की हम बात करें, 10 साल पुराना आपका ये केस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट, नेक्स्ट वाला जो है उसी पे आओ सीधा, टॉपिक नंबर 5 पे। दैट इज अबाउट पुअर कंट्रीज बर्डन्ड विद हैवी डेट are compelled to rely on fossil fuels to generate revenue for repaying loans from the richer nations, highlights the debt fossil fuel trap report। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, खास तौर पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज। साउथ अमेरिकन कंट्रीज वो सारी, वेनेजुएला, एक्वाडोर, पेरू, चील, सुरिनाम, ये सारी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। ब्राजील भी लगा लो, डेवलपिंग कंट्रीज है। बहुत सारे लोन्स लेती है ये डेवलप्ड कंट्री से अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जब लोन्स को पे बैक करना होता है तो पे बैक करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, सरकार के पास रेवेन्यू कम आता है, सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं। इंडिया में आप हमेशा देखना, इंडिया का जो बजट है वो हमेशा क्या रहेगा आपका, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, बजट में खर्चे ज्यादा बताए जा रहे हैं और बजट में रेवेन्यू कम। बजट में 2 चीजें होती हैं, एक तो एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू।
एक्सपेंडिचर कैसे होता है? सरकार जो बजट में अलग अलग स्कीम्स लेके आती है कि इस स्कीम में हमने इतना खर्चा करना है जी, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना खर्चा करना है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए इतना खर्चा करना है, 2000 का खर्चे। रेवेन्यू कैसे आएगा? इस साल हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स इतना होगा, जीएसटी इतना होगा, डायरेक्ट टैक्स इतना होगा। पहले बोलते थे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, फिर बोला 5 लाख तक, फिर बोला 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। ये सब किसमें बोला? बजट। तो डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या है कि जो बजट होगा उसमें खर्चे ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगा, सरकार के पास पैसा आएगा कम, जाएगा ज्यादा। ऐसे केस में अगर सरकार के पास पैसा कम आ रहा है और जा ज्यादा रहा है तो सरकार के पास तो जेब में पैसा है ही नहीं, क्या करने के लिए? जो बड़े बड़े लोन्स लिए थे उसको पे बैक करने के लिए। तो फिर ये सारी कंट्रीज क्या करती हैं? इन कंट्रीज में है हमारे पास फॉसिल रिसोर्सेज। फॉसिल मतलब कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, नेचुरल गैस होगी, ये इन सब कंट्रीज में मिलता है। तो वो भर भर के उसको क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोयला निकाला जा सके, जिससे क्या है? कोयला ज्यादा बेचेंगे तो हमारे पास ज्यादा कमाई आएगी, जो बड़ा लोन लिया था उस लोन को हम पे बैक कर पाए। अब जब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आप कोयला निकालोगे या फॉसिल्स को निकालोगे, एक तो पोल्यूशन होगा सबसे पहले, नंबर 2 आप सारे के सारे फॉसिल्स यूज कर लोगे तो आगे आने वाली जनरेशन क्या करेंगे? मतलब सस्टेनेबल यूज आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपना लोन पे बैक करने के लिए आप जरूरत से ज्यादा करना गलत। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसमें देखो फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ डेट फॉसिल फ्यूल ट्रैप। तो यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली है? नंबर 1 देखो, fossil fuel extraction is seen as means to generate revenue and alleviate debt for countries in the global south। तो ज्यादातर ये कंट्रीज क्या करती हैं? जहां पे फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट है उसको जरूरत से ज्यादा निकालती है, सिर्फ और सिर्फ अपना क्या भरने के लिए। इसमें एग्जांपल है सूरीनाम की। सूरीनाम आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर्स are entitled to 30% of the oil revenue until 2050, incentivizing continued oil exploitation। तो यहाँ पे सूरीनाम में क्या है? 30% अगर हम बात करते हैं ऑयल से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जिसका इस्तेमाल ये खास तौर पे करते हैं अपने लोन्स को पे बैक करने के लिए। इतना ज्यादा सूरीनाम बड़ी कंट्री नहीं है कि वहां पे इतना ज्यादा ऑयल आपको निकालने की जरूरत पड़े। तो वहां पे क्या है? इतना ज्यादा क्यों एक्सप्लोर किया जा रहा है? क्योंकि वो बहुत बड़े डेट में उलझ चुके हैं, आप बोल सकते हैं बहुत बड़े कर्जे के अंदर। और वो कर्जा किसने दिया हुआ है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है हमारे, राइट। इसके बाद और भी आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यूज फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट ऑफ्टन फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लीडिंग टू द फर्दर डेट। अब ज्यादातर कंट्रीज क्या करती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने लोन लिया है ना, किसी कंट्री ने मान लो 100 करोड़ का लोन लिया, मान लो सूरीनाम ने लिया 100 करोड़ का लोन। अब इस लोन को पे बैक करने के लिए इनकी जनता से जो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, उस टैक्स से तो इतना पैसा आ नहीं रहा क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, उससे तो ये लोन कभी भी पे बैक नहीं हो पाएगा। ये क्या करेंगे? उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे ये फॉसिल फ्यूल को क्या है? सेल कर सके और वहां से जो पैसा आएगा इस लोन को पे बैक कर सके। अब बात ये है कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल निकालने के लिए भी तो पैसा लगता है, तो जो पहले पैसा लिया था वो तो अलग, अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को निकालने के लिए एक्स्ट्रा मान लो 50 करोड़ ले रहे हैं। और कभी कभार क्या होता है कि उतना फॉसिल फ्यूल आपका निकल नहीं पाता या फिर उतने अच्छे दाम के ऊपर बिक नहीं पाता, और ये 50 करोड़ भी नहीं पे बैक हो पाता और 100 करोड़ तो होना ही दूर की बात। अब इनको और एक्सप्लोर करना है और कहीं से पैसा ले रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा, और कहीं से पैसा ले रहे हैं, एक का लोन दिया दूसरे का रह गया। तो ये क्या है? डेट ट्रैप में ये फंस चुके हैं, जिसके चक्कर में क्या है? ये कर्जे में फंसने की वजह से फॉसिल फ्यूल की जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दी। अगर आप फॉसिल फ्यूल खत्म कर दोगे तो दोबारा से हजारों साल लगेंगे दोबारा से बनने के लिए। कोयला एक आधे दिन में नहीं बनता है, हजारों साल लगते हैं कोयले को बनने के लिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसका सस्टेनेबल यूज करना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाले पे आओ। द रिपोर्ट रेकमेंड्स द फॉलोइंग एक्शंस टू एड्रेस द इश्यूज हाईलाइटेड।
क्या क्या चीजें रिपोर्ट बोल रही है कि करने की जरूरत है। उसमें नंबर 1 देखो, एम्बिशियस डेट कैंसलेशन। यहाँ पे क्या है, जो बेवजह का कर्जा कंट्रीज के द्वारा मांगा जाता है और डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है, उसमें आपको कटौती करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप एक पर्सन को, मान लो एक मीडियोकर फैमिली का बच्चा है, 18-19 साल का बच्चा है, आजकल की बैंक्स क्या करती हैं, पर्सनल लोन ले लो, या क्रेडिट जैसी एप्लीकेशंस में क्या होता है, आपके पास एक लिमिट रहती है, आपके अकाउंट में हमेशा वो पैसा आप डलवा सकते हो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ऐसे ऐसे बंदों के पास भी वो लोन की अवेलेबिलिटी है जो कुछ नहीं कमा रहे। अब इससे क्या होगा, उस बच्चे को दिख रहा है कि मेरे अकाउंट में क्या है, 2.5 लाख का ऑप्शन है, तो मैं आईफोन ले लेता हूँ। आईफोन ले लिया, बाद में उसकी किस्तें भरने के चक्कर में इधर से पैसे मांगे, उधर से मांगे। अगर मीडियोकर फैमिली का है तो घर वाले तो पैसे देंगे नहीं, फिर इधर चोरी कर ली, उधर चोरी कर ली, ये सब होता है। ये है एक बच्चे के लेवल पे। ये सेम चीज कंट्री के लेवल पे भी होती है। जब अपनी गुंजाइश से ज्यादा आप लोन लोगे तो ऑटोमेटिकली आप पे बैक नहीं कर पाओगे, खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि आपके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन इज वेरी लेस। रेवेन्यू जनरेशन इज वेरी लेस। एक भी मुझे कंट्री बता दो जो डेवलपिंग हो और जिसके ऊपर बड़ा सा कर्जा ना, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। हर एक डेवलपिंग कंट्री के ऊपर बहुत सारा डेट आपको देखने को मिलता है। कारण क्या है, रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो बाहर से पैसा लेना ही पड़ेगा, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से लो, जिससे क्या है, नेचर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत है। फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल से हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं, उसकी बजाय क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल स्टार्ट करो। सोलर पैनल के ऊपर चलने वाली चीजों का इस्तेमाल स्टार्ट करो। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल स्टार्ट करो, जैसे इंडिया आज के टाइम पे कर रहा है। इंडिया में दुनिया भर के सबसे बड़े बड़े जो सोलर पैनल पार्क्स हैं वो बड़े हुए हैं साउथ इंडिया में, अगर आप जाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, साउथ इंडिया में